Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as एक जुगनू ही सही by फातिमा अम्बरीन. So let's start it. सुबह होते ही ये खबर पूरे घर में फैल चुकी थी कि अबीद ने खुद ही मेडिकल में दाखिला लेने से इनकार कर दिया है. हर फर्द अंगुश्ते बदनिदा था. ये कैसे मुमकिन है? वो लड़की जिसने ख़ानदान की हर रवायत से बगावत करके इंटर साइंस में दाखिला लिया था और जिसके अटल इरादे थे कि वो मेडिकल में दाखिला लेकर रहेगी, अब जबकि दादा जान रजामंद हो गए थे तो वो इनकारी हो रही थी. अभी ये क्या पागलपन है? नीलोफर उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो बहुत इत्मीनान से कागज़ का टुकड़ा हाथ में लिए आईना साफ़ करने में मसरूफ़ थी. स्टेप में कटे हुए घने और खूबसूरत बाल चोटी से चुटिया से निकल रहे थे, बिखरे हुए थे. उसने एक हाथ से बाल कान के पीछे किए और आईने में एक नज़र नीलो पर डालकर दोबारा मसरूफ़ हो गई. अभी मैं तुमसे मुखातिब हूँ. तुमने इनकार क्यों कर दिया जबकि दादा जान ने इजाज़त दे दी थी? नीलो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी. उसने अब भी कोई जवाब ना दिया, बल्कि सीटी पर कोई शौक सी धुन बजाने लगी, जैसे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास ना हो. तुम्हें पता है अबीर के दादा जान कितने सख्त हैं इन मामलों में. वो तो यावर भाई ने बमुश्किल उन्हें राज़ी किया था और तुमने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया. नीलो सिर्फ अपनी कही जा रही थी. हाँ यावर, माई फुट. अबीर ने कागज़ मोड़ कर डस्टबिन में फेंका और बालों के सिरे पर लटकता हेयर बैंड एक झटके से खींचकर दराज में कुछ टटोलने लगी. उफ, इतना गुस्सा? नीलोफर ने ध्यान से उसका चेहरा देखा. शुक्र है कि तुम्हारे हाथ में कागज़ था, यावर भाई नहीं. वो हाथ बुलंद करके शुक्र अदा कर रही थी. वैसे तुमने खामखा की ज़िद क्यों कर ली है यावर भाई से? वो बहरहाल एक मर्द हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता. शट अप, जस्ट शट अप. अबीर ने हाथ में पकड़ा हेयर ब्रश ज़ोर से ड्रेसिंग टेबल पर बजाया. तुम्हारे घर के मर्द क्या मुरीख से उतरे हैं? उसका लहजा इंतहाई तज़हीक अमेज़ था. फिर वो बहुत तमस्खुराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बालों में ब्रश फेरने लगी. वैसे मेरा ख़्याल है कि इस घर का हर फर्द ही इस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता. सारी दुनिया से निराले असूल हैं इस घर में. तुम भी तो इसी घर की एक फ़र्द हो. नीलोफर के चेहरे पर तनाव सा आ गया था. नो नेवर, यहाँ रहना महज मेरी मजबूरी है बस. उसने बालों को समेट कर बैंड में मुकीद किया. प्लीज़ अबीर, क्या तुम अपनी सोच के ज़ाविये थोड़े से बदल नहीं सकती? तुम्हें हम लोगों की तरफ से अपना दिल इतना बुरा नहीं रखना चाहिए, और ख़ास तौर से यावर भाई की तरफ से इतना बदगुमान मत रहा करो. आखिर तुम्हें सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारनी है. नीलोफर ने लहजे को हल्का फुल्का रखने की कोशिश की. वो वक्त गुजर गया नीलो बीबी जब इस घर के अफराद की तकदीर दादा जान लिखा करते थे. अब ज़रा मुख्तलिफ दौर है. एक तंज़िया मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंगने लगी, मगर उसके लब खामोश रहे. वैसे अब तुम्हारा क्या इरादा है? नीलोफर असल मौजू की तरफ आई. किस बारे में? उसने छोटे छोटे बालों में पिन लगाते हुए पूछा. पढ़ाई के बारे में. मेडिकल में दाखिला नहीं लोगी तो क्या करोगी? नीलो ने फिर पूछा. बीए. अबीर ने हेयर ब्रश दराज में डालकर बहुत पुरसकून अंदाज में उसे देखा. क्या? नीलोफर हैरत की ज़्यादती से चीख पड़ी. बीए? इतने अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे और तुम यूँ ज़ाया करोगी? मैं उस शख्स की बात को ज़ाया करने के लिए अपने आप को भी ज़ाया कर सकती हूँ. अगर दादा जान उसकी बात मानकर मुझे एडमिशन की इजाज़त दे सकते हैं तो वो यही काम मेरे कहने पर क्यों नहीं कर सकते? अगर वो उनका पोता है तो मैं भी उन्हीं की पोती हूँ. फिर ये तफरीक क्यों? अगर वो मेरी बात रद्द कर सकते हैं तो फिर मैं भी उनकी बात रद्द कर सकती हूँ. उसने अटल लहजे में बात मुकम्मल की और कमरे से बाहर निकल गई. नीलोफर गोया सकते किसी हालत में बैठी रह गई. ये तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? फरहीन बहुत देर से नीलोफर की कैफियत को नोट कर रही थी. कुछ नहीं. नीलोफर सर झटक कर चावल चुनने में मसरूफ़ हो गई. फरहीन आपी. थोड़ी देर बाद उसने फरहीन को मुखातिब किया. ये अबीर ऐसी क्यों है? अपने आप को हम सबसे अलग समझने वाली. वो अब तक उलझी हुई थी. पता नहीं, दरअसल वो हम लोगों के साथ बहुत कम रही है ना. फरहीन ने ध्यान से उसे देखा. वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया? पता है वो कह रही थी कि मेडिकल में दाखिला लेने की बजाय बीए करेगी. उसने गालिबन अपनी दानिश में कोई धमाका किया था. प्याज काटते हुए फरहीन का हाथ सिर्फ एक लम्हे के लिए रुका था और एक गहरा सांस लेके वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई. अगर उसने ये फ़ैसला कर ही लिया है तो अब उसे कोई नहीं समझा सकता. बेहतर यही है कि उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए.
وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی اور نیلوفر سر ہلا کے رہ گئی۔ مخالفت، ضد اور سرکشی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ جس بات کے بارے میں اسے منع کیا جاتا وہ ضرور کر گزرتی تھی۔ اسے اپنے سود و ضیاع کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال جڑ پکڑ گیا تھا کہ میں کسی کے مقروض نہیں ہوں، پھر میں جھک کر کیوں رہوں۔ دراصل وہ شروع ہی سے اپنے ننیال والوں کے پاس رہی تھی۔ وہاں کا ماحول بہت آزاد تھا، اس لیے وہاں رہنے والوں پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی۔ اور پھر وہ تو پرائی بچی تھی، کسی کو یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے اور کیا پہنتی ہے۔ تھوڑا بہت خیال صرف اس کی نانی کو ہی ہوتا تھا، یا کبھی کبھار بڑے ماموں آتے جاتے اس سے کچھ پوچھ لیتے۔ ممانیوں کو تو اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، ان سب کی اپنی زندگی تھی اور وہ اس میں پوری طرح مگن تھے۔ عبیر اس قدر بے نیاز اور لاپرواہ ماحول میں پرورش پا کر انتہائی بے باک اور منہ پھٹ ہوتی چلی گئی تھی۔ اپنے ددیال سے اسے کبھی انسیت محسوس نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ اپنے والدین سے بھی کوئی لگاؤ نہیں رکھتی تھی۔ بچپن میں وہ کبھی کبھی اپنے ماں کے پاس آ جاتی تھی، مگر اس گھر کے دبے دبائے ماحول میں اسے سخت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت بہت کم ہوتا تھا، دونوں ہی کی اپنی مصروفیات تھیں اور گھر کے باقی لوگوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کی بہنوں کو تو باتیں کرنا گویا آتی ہی نہیں تھیں، بولتی بھی تو اس قدر آہستہ کہ کان لگا کے سننا پڑتا، اور اگر کبھی ہنسی آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھ کر سہمی نظروں سے ایسے دادا جان کو کمرے کی طرف دیکھتی جیسے ابھی وہاں سے کوئی خونخوار درندہ برآمد ہونے والا ہے۔ اس گھر میں اس کی تھوڑی بہت یاور ہی سے بنتی تھی، مگر ایک بات اسے ہمیشہ ہی کھلتی تھی کہ یاور کو سب اس طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ کوئی بہت ہی عظیم ہستی ہو۔ جب کوئی یاور کو عبیر سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی، اور دھیرے دھیرے وہ ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے لگی۔ ویسے تو یہ حقیقت تھی کہ عبیر اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ اسکول کی بہترین ایتھلیٹ، اسکول کے اسٹیج ڈراموں کی بہترین اداکارہ، زبردست مقررہ اور بہترین گلوکارہ کے سارے ایوارڈز اس کے پاس تھے۔ لیکن جب سے وہ یاور کے مقابلے پر اتری تھی، اس کے شوق کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے بیڈمنٹن کی بجائے کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ اسکول میں کرکٹ کھیلنے کے مواقع میسر نہیں آتے تھے، اس لیے اس نے یہ شوق گھر کے لان میں ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیل کر پورا کیا۔ پھر اس نے اپنے بال بوائے کٹ سٹائل میں کٹوا لیے۔ ماموں اور نانی کے گھر پر تو اسے کچھ نہیں کہا گیا، مگر جب وہ دادا جان کے سامنے آئی تو انتہائی غیظ و غضب کا نشانہ بنی۔ دیگر گھر والوں نے بھی اسے ڈھیروں صلاواتیں سنائیں، مگر اس نے کوئی اثر نہیں لیا کہ بہرحال بال تو کٹ چکے تھے، اب خواہ کوئی کچھ بھی کہتا رہتا۔ یاور گٹار بہت اچھا بجاتا تھا۔ عبیر نے بھی اس مشن کو سر کیا۔ یاور نے انٹر میں بہترین پوزیشن لی تو تایا جان نے اسے خوبصورت سی اسپورٹس کار گفٹ کی، اور یاور کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر عبیر نے بھی گاڑی چلانا ضروری سمجھا۔ میٹرک کے بعد جب یاور کا داخلہ میڈیکل میں ہوا، تب سے ہی عبیر پر ایک دھن سوار ہو گئی تھی کہ وہ بھی میڈیکل میں ہی داخلہ لے کر رہے گی۔ انہی دنوں میں اس کی نانی اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ددیال واپس آ گئی۔ یہاں کا ماحول اس قدر مختلف تھا کہ عبیر جیسی آزاد اور لاپرواہ لڑکی کے لیے ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہو گئی۔ اس کی 5 بہنیں اور تھیں۔ سب سے بڑی سمیرہ کی شادی ہو چکی تھی، دوسرے نمبر پر فرحین تھی جس کی منگنی ہو چکی تھی اور عید کے بعد شادی ہونے والی تھی، پھر عبیر تھی، اور اس کے بعد فرح، ثنا اور ہیرا۔ فرح میٹرک میں تھی، ثنا 7ویں میں اور فرح 6ٹھی جماعت میں تھی۔ تایا جان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا یاور تھا، اس کے بعد نیلوفر اور وسیع دونوں جڑواں تھے اور عبیر ہی کے ہم عمر تھے۔ یاور کی شخصیت اس گھر میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ساجد بریکٹ عبیر کے والد اور آصف بریکٹ تایا جان کے علاوہ دادا جان بھی اس کی رائے کو بہت اہم گردانتے تھے، اور یہی بات عبیر سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ جب اس گھر میں لڑکیوں کے لیے اتنے سخت قوانین رائج ہیں تو لڑکے اس دائرے میں کیوں نہیں آتے۔ شروع میں تو وہ ناک بھویں چڑھا کر اور بڑبڑا کر اپنا غصہ ظاہر کرتی تھی، مگر جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ دادا جان نے اس سے بنا پوچھے ہی اس کا رشتہ یاور کے ساتھ طے کر دیا ہے تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ایک بار بھی کھل کر انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ہر اس معاملے میں جس میں یاور کو آزادی حاصل ہوتی اور اسے منع کیا جاتا وہ یہ سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے، یاور نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے۔ یاور لڑکا ہے۔ دادا جان اس کی گستاخی پر کھول کر رہ گئے۔ تو کیا ہوا؟
वो नहायत जिद्दी लहजे में उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। अगर आसमा ज़बरदस्ती उसे घसीट कर ना ले गई होती तो शायद उसका जिंदा बच जाना मुमकिन नहीं था। सभी उसकी बदतमीज़ी और गुस्ताखी पर उसको डांट डपट कर रहे थे, मगर वो इत्मीनान से बैठी च्युइंगम चबाती रही। मेरी कोई बेटी ऐसी नाखल्फ नहीं है, अम्मी ने उसकी डिटाई पर अफसोस से सर हिलाते हुए कहा तो वह ज़ोर से हंस पड़ी। मगर मैं इनाम की मुस्तहिक हूँ कि मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसकी हर धर्मी काबिले दीद थी, और जब उसने इंटर में बेहतरीन मार्क्स लिए तो यावर के सिवा किसी ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। गुड, तुम्हें यकीनन मेडिकल में दाखिला लेना चाहिए, उसने बड़े खलूस से मशवरा दिया। लेना चाहिए मिस्टर यावर, मैं मेडिकल में दाखिला लूँगी, अंडरस्टैंड? अबीर ने हर लफ्ज़ पर जोर देकर अपने मखसूस लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, और यावर मुस्कुरा दिया था। गो इस फैसले की सबसे ज़्यादा मुखालफत दादा जान ने ही की थी। सैयद घराने की कोई लड़की मखलूत इदारे में तालीम हासिल करे, ये नहीं हो सकता। वो अपनी रवायात पर अटल थे, तो फिर सैयद घराने के किसी लड़के को भी मखलूत अदारे में तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं है। अबीर का लहजा बेखौफ था। अबीर? वो इंतहाई गज़ब के आलम में कुर्सी से उठ खड़े हुए। साथ ही बैठे यावर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला और बदिक्कत तमाम उन्हें राज़ी किया था। ठीक है, मगर ये अकेली नहीं जाएगी, ड्राइवर उसे लेने और छोड़ने जाया करेगा। वो जो यावर की बात टाल नहीं सकते थे, इसीलिए अबीर की तरफ से मुँह फेर कर सख्त खुफगी के आलम में बोले, जी जी दादा जान, ऐसा ही होगा। यावर ने अबीर को बाहर जाने का इशारा करते हुए दादा जान से कहा, मगर वो अपनी जगह जमी रही और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए दादा जान के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं जो कुछ आपसे कह रही थी उसका मफहूम भी वही था जो यावर की बातों का था, फिर भी आपने मेरी बात रद्द कर दी और उसकी कबूल कर ली। दादा जान हैरत से उसे देख रहे थे और यावर का दिल अपना सर पीटने को चाह रहा था। वह नफ़ी में सर हिला रही थी। लेकिन अब मैं आपकी बात रद्द करती हूँ। मैं भीख नहीं लेती हूँ दादा जान, और आइंदा मुझे भीख देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। उसने चुपती हुई नज़र यावर पर डाली और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। और फिर उसने अपने कॉल के मुताबिक बीए में ही एडमिशन लिया। घर से कॉलेज का रास्ता तकरीबन 45 मिनट का था, मगर वो अकेले बहुत शान से गर्दन अकड़ा कर खुद ही ड्राइविंग किया करती थी। घर के तमाम बुजुर्ग उससे खफा थे और तमाम लड़कियां गो के उसकी गुस्ताखी पर नागवारी महसूस करती थीं, मगर फिर भी बड़े रश्क से उसकी खुद एतमादी को देखा करती थी। तो अपने दिल पे मेरा नाम पता लिख ले, कभी याद मेरी आए तो चिट्ठी मुझे लिखना। फुल वॉल्यूम में रिकॉर्डिंग करके दुपट्टा कमर में कस कर वो खूबसूरत अंदाज में डांस के स्टेप ले रही थी। उसी वक्त आसमां यावर के साथ किसी बात पर मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। कुछ देर के लिए तो वो साकित रह गई। ये क्या तूफ़ानी बदतमीज़ी है? उन्होंने डेक ऑफ करके चिल्ला कर पूछा। 1 हफ्ते बाद हमारे कॉलेज में फंक्शन है, उसी की रिहर्सल कर रही हूँ। अभी ने बहुत आराम से कैसेट रिवाइंड करते हुए गोया इत्तला दी। क्या होशो हवास में हो तुम? कोई ज़रूरत नहीं है फंक्शन में जाने की। अगर तुम्हारे दादा को पता चला ना तो जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें, वो आवाज़ दबा कर चिल्लाई। अबीर के अंदाज देख देख के तो वो इंतहाई खौफजदा रहने लगी थी। रिलैक्स चची जान, आप मुझे फ़ाइल देने जा रही थी, चलें? यावर ने उनका ध्यान हटाकर वहाँ से ले जाना चाहा। बहुत देर हो गई मॉम, अगर पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते तो मैं यकीनन कुछ नहीं कर सकती थी, मगर अब। वो एक झटके से उन दोनों की तरफ मुड़ी। वो ऐसा नहीं कर सकते। जहरीली हंसी हंसते हुए वो अपने बालों में हाथ फेर रही थी, जिसका स्टाइल उसने कुछ अरसे कबल ही चेंज करवाकर स्टेप कटिंग करवाई थी। यावर बगौर उसका मगरूर और सरकश अंदाज देख रहा था। वैसे आप लोगों ने मुझे उसी वक्त कत्ल क्यों नहीं कर दिया था? तौबा तौबा, अजीब लोग हैं। बस चले तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। वो कमर से दुपट्टा खोलते हुए बाहर निकल गई। आसमां चकराते हुए सर के साथ वहीं बैठ गई। यावर की आंखों में सोच की परछाइयाँ गहरी होती जा रही थी। अबीर, तुम्हारी दोस्त का फ़ोन है। फरहीन कार्डलेस लेकर उसके नज़दीक आई। वो अकेली बैठी कैरम बोर्ड खेल रही थी। मेरी दोस्त? लेकिन मेरी तो कोई दोस्त नहीं है। उसका लहजा पस्त था। ज़रा फासले पर बैठे यावर ने चौंक कर उसे देखा। क्या है अबीर, पकड़ो भी। फरहीन बहुत मसरूफ़ रहती थी। लाओ, अबीर ने कार्डलेस लेकर कान से लगाया। ओहो सबा, हाँ बस यूं ही मूड नहीं हो रहा था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इंतहाई बेजारी से बात करते हुए कैरम खेल रही थी। कॉलेज आने का? मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकूंगी। नहीं भाई, एक दिन भी नहीं। हाँ, वो किसी और से करवा लो। ओके बाय। उसने सबा का जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। यावर एक गहरा सांस लेके रह गया। पिछले 2 दिन से वो कॉलेज नहीं जा रही थी। घर वालों से
घुलती मिलती तो पहले भी नहीं थी, आज कल तो मुखातिब भी नहीं होती थी। यावर ने आहिस्ता से किताब बंद की और उसके सामने आके बैठ गया। ये खेल 2 बंदे खेलते हैं। उसने मुस्कुराकर एक गोट उठा ली। गोट वापस रख दो, मैं हर गेम अकेले खेल सकती हूँ। उसकी नज़रें बोर्ड पर थीं और लहजा कतई था। मेरे साथ खेलने से डरती हो? यावर अबीर को उसके अंदाज में डील कर रहा था और हस्बे तवक्को वो कामयाब हो गया। अबीर ने झपट कर उसके हाथ से गोट ली और दोबारा गेम सेट करके बड़ी चैलेंजिंग नज़रों से यावर को देखते हुए स्ट्राइकर पर उंगली चलाई और यावर मुस्कुराहट छुपाते हुए बोर्ड की तरफ देखने लगा। आहा, ज़बरदस्त! गेम से ज़्यादा मज़ा तो हमें गेम खेलने वालों को आमने सामने देखकर आ रहा है। वसी और फराह आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। क्वीन किसकी होगी? फराह एक्साइटेड होकर वहीं जम गई। वो तो यावर भाई ही की है। वसी ने यावर को देखकर शरारत से आंख दबाई। अबीर ने इतने ज़ोर से स्ट्राइकर चलाया कि पूरा बोर्ड हिल गया, गोया सारा गुस्सा यहाँ उतारा गया है। यावर ने एक नज़र उस पर डाली। पोजीशन तब्दील हो चुकी थी और क्वीन अब यावर के निशाने पर थी। उसने मुस्कुराकर अबीर को देखते हुए निशाना सेट किया। होंठ दांतों तले दबाए हुए वो बहुत ज़ब्त के साथ बैठी हुई थी। यावर की उंगली बेइख्तियार ही गर्ल्स सिमत चली गई। ओह, वो अफसोस से सर हिलाने लगा। चलो कोई बात नहीं, उसने अबीर को बारी चलने का इशारा किया, मगर वो बोर्ड उलट कर खड़ी हो गई। मैंने पहले भी तुमसे कहा था सैयद यावर अली कि मैं भीख नहीं लेती हूँ और तुमसे तो मर के भी कुछ नहीं मांगूंगी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माई फुट! उसने ज़ोर से एक पैर ज़मीन पर पटका और बाहर निकल गई। ओह, बुरे फंसे हैं बड़े भाई। वसी ने गहरा सांस लेके यावर को देखा तो यावर ने एक नज़र उसे और एक तरफ खड़ी सहमी हुई फराह को देखा और अबीर के पीछे चला गया। वो लॉन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। लॉन में पानी देने का ये कौन सा वक्त है? यावर उसके सामने आ गया। वो कुछ कहे बगैर पाइप घसीट कर दूसरी तरफ चली गई। हमाकत की इंतहा तो ये है कि तुम अपने आप को अजीम तरीन अक्लमंद हस्ती समझती हो। उसने पाइप छीन कर नीचे फेंका तो वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी। तुमसे मतलब तो मुझे है आखिर। खैर जाने दो, ये बताओ पढ़ाई से तुम्हारी दिलचस्पी क्यों ख़त्म हो गई है, जबकि तुम पढ़ने में किस कदर जुनूनी हुआ करती थी। बगैर किसी वजह के कॉलेज की इतनी छुट्टियां और घर पर किताबों को हाथ में लगाना, आखिर ऐसी क्यों हो गई हो? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। अबीर ने एक सुलगती नज़र उस पर डाली और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अबीर, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। यावर ने सामने आके उसे रोका। गेट असाइड। अबीर ने एक हाथ से उसे धक्का दिया। और तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा ज़ाती मामला है, अंडरस्टैंड? मैं ऐसी फजूल बातों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ? यावर ने उसका बाजू पकड़कर उसे जाने से रोका। बहुत से ज़ाती मामलात ऐसे होते हैं अबीर जिनमें इंसान खुद मुख्तार नहीं होता। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या सब्जेक्ट समझने में मुश्किल हो रही है? वो अबीर की हैरत से खुली आंखों में देखते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। अबीर ने पहले अपना बाजू छुड़ाया, फिर हकारत से उसे देखते हुए कहने लगी, ज़िंदगी में पहली बार बहुत ज़ब्त से काम लिया है मैंने, वरना मुझे हैरत है कि अब तक मेरे तमाचों से तुम्हारा मुंह सुर्ख क्यों नहीं हो गया। यावर सुन होकर रह गया। तुम कम अज़ कम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती, वो सर्द लहजे में बोला तो अबीर ने झपट कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैं तुम्हारा खून भी कर सकती हूँ यावर अली, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। अपनी हमाकत का मुजाहरा उन्हीं कमज़ोर लड़कियों के सामने दिखाया करो जो तुम्हारे दादा की ख़ानदानी रवायात में घुट घुट कर सांस ले रही हैं, मर मर के जी रही हैं। मैं अबीर अली हूँ, अपनी मर्जी से जीने वाली। तुम और तुम जैसे हज़ारों मेरे कदमों की धूल हैं, समझे? तैश के आलम में वो अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख सकी थी। एक झटके से उसका गिरेबान छोड़कर पीछे हटी। यावर मारे हैरत के गंग सा हो गया था। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात मत करना, मुझ पर किसी का कोई हक नहीं। मैं सारी ज़िंदगी तन्हा रह सकती हूँ, अपने सारे मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे नफ़रत है। आई हेट ऑल ऑफ़ यू। उसकी आंखें खून आशाम हो रही थीं और चेहरे पर वहशत बरस रही थी। वो जाने के इरादे से पलटी तो सामने ही आसमा खड़ी थी। उसका दिमाग इस कदर बेकाबू था कि वो उनके तासुरात देखे बगैर ही तेज़ी से दौड़ती हुई अंदर चली गई। यावर की धुआं होती आंखों ने बहुत दूर तक उसका ताकुब किया था। वो ऐसी थी नहीं मगर ऐसी हो गई है। मगर क्यों इस कदर बेएतबार, इस कदर अनजान मुझसे, मेरी मोहब्बत से? उसने इंतहाई कर्ब से आंखें मूंद लीं। उसका दिमाग शदीद किस्म के ज़लज़लों की जद में था। वो इतनी संगदिल क्यों हो गई है, हालांकि वो तो बहुत नरम दिल और मोहब्बत भरे जज्बात की मालिक थी। एक चिड़िया के ज़ख्मी होने पर सारा दिन उदास रहती थी। किसी हादसे की इत्तला सुनकर सर से पैर तक लरस जाती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? यावर का जहन बचपन की बातों को दोहरा रहा था।
کہ اس محبت کی ہلکی سی آنچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکی جو میرے پورے وجود کو سلگا رہی ہے۔ درد کی شدید لہر اس کے دل میں اٹھ رہی تھی اور کانوں میں عبیر کا جملہ گونج رہا تھا، آئی ہیٹ یو۔ ٹھیک ہے عبیر، چاہت زبردستی کا سودا نہیں ہوتی، مگر مجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو؟ تمہارے دل میں میری جانب سے گرا کیوں پڑی ہے؟ یاور کا ذہن سوچ سوچ کر تھک گیا تھا۔ جسے اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اس کی بدتمیزیاں، گستاخیاں اور بے باکیاں بھی یاور کے دل سے اس کی محبت کو کم نہیں کر پائی تھیں۔ آج تک وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ابھی یہاں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بھی عبیر اس کے مقابلے پر اترتی تھی تو وہ اس کا بچپنا سمجھ کر بہت انجوائے کرتا تھا، مگر آج تو اس نے یاور کی بنیادوں تک کو ہلا دیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عبیر اس سے نفرت کر سکتی ہے۔ کتنا یقین تھا اسے اپنی محبت پر، کتنا مان تھا اسے اپنی چاہت پر، اس چاہت پر جس کا اس نے آج تک اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی ذو معنی گفتگو سے، نہ اشاروں کنائیوں سے، اور کھل کر اظہار کرنا تو وہ اپنی محبت کی توہین سمجھتا تھا۔ اچھا ہی ہوا عبیر میری ذات کا بھرم رہ گیا، ورنہ میں تو بالکل ہی تہی دست رہ جاتا۔ چلو اب میری شخصیت تو مکمل ہے نا۔ وہ دکھ کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ آخر کیا ایسی چیز ہے میرے اندر جو باہر آنے کے لیے بےتاب ہے مگر باہر نہیں آ پاتی ہے؟ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی، بیک وقت نہ جانے کتنے جذبوں میں گھری ہوئی ہوں۔ جس سے محبت کرتی ہوں، اس کے قریب جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ نفرت کی آگ میرے جسم و جاں کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ جس سے اپنائیت کا اظہار چاہتی ہوں، اپنائیت کا اظہار کرنے پر اسی کی روح کو گھائل کر دیتی ہوں۔ او میرے خدا! وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بستر پہ گر گئی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ جو چاہتی ہوں وہ کر کیوں نہیں پاتی؟ اس کا دماغ سلگ رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی، مگر اگلی بار دستک کی آواز اونچی ہو گئی تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ رک کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ چہرے کو تھپ تھپا کر فریش بنانے کی کوشش کی، بالوں پر ہاتھ پھیر کر سیٹ کیا اور قریب پڑا میگزین ہاتھ میں اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع سامنے آسماں کھڑی تھی۔ عبیر دروازہ کھول کر واپس پلٹی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اس طرح میگزین دیکھنے لگی گویا بہت دیر سے یہی کام کر رہی ہو۔ عبیر، میری برداشت کی ساری حدیں آج ختم ہو رہی ہیں۔ آج تک میں سب کچھ صرف اس لیے برداشت کرتی رہی ہوں کہ مجھے ایک امید تھی کہ تمہارا مستقبل محفوظ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم خود کو اتنا خود مختار اور باشعور سمجھتی ہو۔ آسماں کے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ عبیر بہت اطمینان سے میگزین کے صفحات الٹ رہی تھی۔ ان کے آخری جملے پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں وہی مخصوص سرکشی لہرا رہی تھی۔ میں خود کو خود مختار اور باشعور سمجھتی نہیں ہوں موم، بلکہ میں خود مختار اور باشعور ہوں۔ اس نے میگزین بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ زندگی کا ہر فیصلہ خود کیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کروں گی۔ عبیر، آسماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس خاندان کی روایات سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ بابا جان تک بات نہ پہنچے ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کو سنبھال کر لہجہ مضبوط بنایا۔ اجازت؟ مگر آپ سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ اور دادا جان کی بات تو نہ ہی کریں آپ میرے سامنے۔ اس نے تحقیرانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اب بھی وقت ہے عبیر، سنبھل جاؤ ورنہ ساری عمر کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ تم سراسر اپنا نقصان کرو گی۔ آسماں خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ اچھا؟ اس کے ہونٹوں پر بڑی استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ مگر آپ کو میرے نقصانات کا خیال کیسے آنے لگا؟ اور پچھتاوے کی بھی آپ نے خوب کہی۔ اب کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اتنا پچھتا چکی ہوں کہ اب اس لفظ سے بھی دل دب پتہ نہیں کیا گیا ہے میرا۔ اور ویسے بھی جب یہ طے ہے کہ مجھے زندگی خود گزارنی ہے بغیر کسی سہارے کے، تو میں دوسروں کے فیصلوں پر کیوں پچھتاؤں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے ہی فیصلوں پر پچھتاتی رہوں؟ وہ بہت اطمینان سے گویا تھی۔ ارے بدنصیب، کچھ تو خیال کر لے ہماری عزت کا۔ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بے بسی پر انہیں رونا آ گیا۔ میرے نصیبوں کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں ہاں؟ مگر آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر کب چھوڑی تھی؟ اس کا انداز بدستور تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہاں کے اتوار سیکھ لو ورنہ بہت برا ہوگا۔ انہوں نے ضبط کر کے لہجے کو سخت بنایا۔ مجبوری ہے موم، وہ ہاتھ جھٹک کر مسکرائی۔ یہاں تو مجھے رہنا ہے، لیکن اب یہاں کے اتوار نہیں سیکھ سکتی۔ اگر یہاں کے طور طریقے سکھانے تھے تو مجھے اسی گھر میں رکھنا تھا نا۔ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ اس گھر اور اس گھر میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نے جانتے بوجھتے چشم پوشی کر لی ہے تو آئندہ بھی ایسا ہی کیجیے۔
यही सब के हक में बेहतर होगा। वो सर्द लहजे में कहते हुए उन्हें देख रही थी। बहुत ख्याल किया है मैंने आप लोगों की इज्जत का, वरना जिस आज़ादाना रविश पर मेरी परवरिश हुई है उस पर मेरे कदम कहीं भी बहक सकते थे। उसके अंदाज में ज़रा भी मुरव्वत नहीं थी, लेकिन मैं बहकी नहीं। कोई भी गलत रास्ता कभी मेरा इंतखाब नहीं हुआ। मुझे किसी ने सही और गलत की पहचान दी, किसी ने अच्छे और बुरे का फ़र्क बताया, खुद मेरे शऊर ने। और कौन था जो मुझे समझाता, झूठ सच और सही गलत की शनाख्त देता। मैंने हर लम्हा अपने फ़ैसलों पर अमल किया है और आइंदा भी ऐसा ही करूँगी। उसका लहजा रुंधने लगा तो वो रुख मोड़कर खामोश हो गई। आसमा बिल्कुल खामोश थी। उन्हें कहीं पर अपनी गलती महसूस हो रही थी, किसी शदीद गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर कहाँ वो समझ नहीं पा रही थी। आसमा ने उस वाक़ये से जानबूझकर चश्मपोशी कर ली थी। उन्होंने हर फैसला वक्त पर छोड़ दिया था। यूं भी अभी यावर की तालीम जारी थी, लिहाजा इस फैसले का वक्त नहीं आया था। उन्हीं दिनों फरहीन के ससुराल वाले तारीख लेने के लिए आ गए और ईद के एक हफ्ते बाद की तारीख रख ली गई। घर में अचानक ही खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सब नहायत पुरजोश तरीके से तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे, सिवाय अबीर के, जिसकी रूटीन में कोई फ़र्क न आया था, बल्कि बार बार खुद को लोगों के बुलावे से बचाने के लिए उसने बहुत बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कॉलेज से वापस आने के बाद अपने कमरे में ही बंद रहती, सिर्फ रात के खाने पर नज़र आती और कभी कभी तो खाना भी गोल कर जाती थी। हेलो डियर कज़न, क्या हो रहा है? वसी ने किचन में दाखिल होकर खीरा काटती हुई फरहीन को मुखातिब किया। वही जो अक्सर होता है। वो मुस्कुराई। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल तो आप बाहर निकल आइए और हॉल की तरफ चलिए, क्योंकि वहाँ आपकी कमी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। वो खीरे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला। ये क्या हरकत है? फरहीन ने उसके दोबारा बढ़ते हाथों को रोका। कुछ शर्म करो वसी, रमज़ान शुरू होने वाला है, अभी से ही सब्र करना सीख लो। वो मुस्कुराई। अरे, जब आएंगे रमज़ान साहब तो सीख लेंगे सब्र भी। अच्छा मत दें भाई, मगर वहाँ तो चले ना, सब आपको बुला रहे हैं और यावर भाई अपना अजीज़ तरीन गिटार संभाले बैठे हैं। वसी ने कहा। मगर तुम वादा करो कि बदतमीज़ी नहीं करोगे। वो सर झुकाकर कह रही थी और वसी कहा लगा के हंस पड़ा। अब क्या करें यार, कुछ आदत सी पड़ गई है बदतमीज़ियों की। खैर, कोशिश करेंगे कि आज बदतमीज़ी से परहेज़ करें। अब तो चले ना। वो फरहीन के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। चलो। फरहीन ने प्लेट एक तरफ खिसकाई और हाथ धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ गई। तुम नहीं सुधरोगे। वो हाथ धोकर पलटी तो वसी खीरे के पीस मुंह में डाल रहा था। बिल्कुल ठीक फरमाया। अच्छा, अब आ जाएं। वो डिटाई से कहते हुए बाहर निकल गया। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं जनाब? वसी ने सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अबीर को आवाज़ दी। कभी हमें भी अपनी संगत का एहसास बख्श दिया कीजिए डियरेस्ट कज़न जी। वो रेलिंग पर हाथ टिकाकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अबीर ने तोहन करहन मुस्कुरा कर उसे देखा। आ जाओ तुम भी, मैं तो छत पे जा रही हूँ। अच्छा ख्याल है, मगर इससे भी अच्छा आइडिया मेरे पास है। आप कुछ देर के लिए हमारे साथ आ जाएं, मेरे अलावा दूसरे लोग भी अच्छी कंपनी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। क्यों? वो मुस्कुराया। उसका अंदाज भी बिल्कुल यावर ही के जैसा है, मेहरबान और पुरखलूस। मुझ पे कौन से सुर्ख आपके पड़ लगे हैं कि सबको मेरी कंपनी से मुस्तफ़ीद होना ज़रूरी है? हमेशा की तरह वो दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कठोर लहजे में मुखातिब थी। अबीर, आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए प्लीज़। फरहीन वसी के जवाब देने से पहले ही बोल उठी। वो किचन से बाहर आई तो उन दोनों को महवी गुफ्तगू देख कर रुक गई थी। ठीक है, चलो। वो हैरत अंगेज़ तौर पर रजामंद हो गई और उन दोनों के साथ कमरे में दाखिल हुई। हेलो एवरीवन, अबीर ने बुलंद आवाज़ में सबको मुखातिब किया। सबकी नज़रें एक साथ ही उसकी तरफ उठी थी। वैसे हो क्या रहा है? उसने वसी के बराबर में बैठते हुए पूछा। अजी होना क्या है? वसी ने ज़रा सा खिसक के उसकी जगह बना डाली। बस ज़रा यावर भाई की खिंचाई हो रही है कि कुछ सुना दे, मगर ये बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं। हालांकि ज़िद्दी लोग उन्हें अपनी सोहबत से दूर ही रखते हैं। वसी ने मुस्कुराकर नहायत लतीफ़ तंज किया था। वो भी मुस्कुराकर यावर की तरफ देखने लगी। उसके अंदाज में किसी ख़ास वाक़ये या हादसे का तासुर नहीं था। वैसे ही चमकदार और चैलेंजिंग नज़रों से यावर को देखते हुए वो हमेशा की तरह मगरूर और सरकश लग रही थी। एक मजरू मुस्कुराहट यावर के लबों को छू गई। वो उसके हाथ गिटार के तारों पर पड़ गए। सब ने ही तालियां बजाना शुरू कर दी। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। ब्रैकेट। और भला किसी मरने वाले को ज़िंदगी की नवीद कब मिलती है? दिल में दर्द की हज़ारों लहरें दबाए वो मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त साजिद भी अंदर दाखिल हुए और बड़े ही खुशगवार तासुर के साथ उन लोगों के दरमियान बैठ गए।
रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसा लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, ज़िंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। तुमको पालूं अगर हर खुशी हो जाए पूरी। ज़िंदगी, बस छोड़ो, जो भी गाना, पूरा गाना लिखा हुआ है, ठीक है। वाह वाह वाह। साजिद अली ने बेइख्तियार ही उसके अंदाज की दाद दी थी। अभी ने एक नज़र उन पर डाली और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ज़रा पूछो तो मेरा इरादा। सबने हैरत से उसे देखा। अचानक ही मुस्कुराते होंठ सुकड़ गए और दाद देती नज़रें सहम गईं। मगर उसने बहुत बेनियाज़ाना अंदाज में कमीज़ के कॉलर को दोनों हाथों से छुआ, आगे बढ़कर यावर के हाथ से गिटार लिया और बिल्कुल उसी के सामने दो जानो होकर बैठ गई। ज़रा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन शहज़ादा। ज़रा पूछो तो मेरा इरादा। वो यावर की आंखों में आंखें डाल कर गा रही थी। फिर वहाँ बैठे हैरत ज़दा और खौफज़दा अफराद का जायज़ा लेने लगी। सभी साजिद और आसिफ के सामने उसकी जुर्रत पर गंग रह गए थे। यावर दांतों तले लब दबाते हुए बगौर उसे देख रहा था। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है वो खुदा तो नहीं, पर ज़माने में सबसे जुदा है। मेरे ख्वाबों बेहया। आसमां अचानक ही अपनी जगह से उठी थी और एक ज़ोरदार तमाचा उसके रुखसारों पर जड़ दिया। माहौल पर एक महसूस किया जाने वाला भयानक सन्नाटा तारी हो गया था। उनका ये शदीद रद्द अमल इस बात का गवाह था कि वो किसी ख़ास बात से बाखबर हैं। कितनी ही देर अबीर उसी हालत में बैठी रही। उसका हाथ बेइख्तियारी की कैफियत में भी अपने गाल की तरफ नहीं बढ़ा था। फिर धीरे धीरे सर उठाकर गिटार एक तरफ रखा और खड़ी होकर आसमां के सामने जम गई। क्या बेहयाई की है मैंने? उसकी नज़रों में जमा देने वाला तासुर था। छोड़ो अबीर, अंदर चलो। फ़रहीन ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा, मगर वो टस से मस न हुई। तो फ़रहीन ने आसमां से अंदर चले जाने की इल्तिजा की। और अगर ये बेहयाई है तो इस हिसाब से यावर भी इस तमाचे का मुस्तहिक है, और वो हर कानून से बालातर क्यों है? अबीर इसी तरह उन्हें देख रही थी। आसमां ने आगे बढ़कर दो तमाचे और लगा दिए। बेगैरत, कैसे आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है? शर्म नहीं आती अपनी माँ से सवाल जवाब करते हुए? वो औरत जिसकी बेटियाँ उसकी बातों के जवाब में जी से ज़्यादा कुछ न कहती हों, कैसे बड़ी महफिल में अपनी ही औलाद के सामने अपनी बेबसी का तमाशा बनते देख सकती थी? नीलोफर और फराह ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और अंदर ले गई। ज़ब्त और बर्दाश्त की वजह से अबीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। दांतों से होंठ इस बुरी तरह कुचल रही थी कि होंठों से खून रिसने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से चले गए। अबीर, ज़रा मेरे कमरे में आओ। साजिद उसे हुक्म देते हुए बाहर निकल गए। वसी, उसने खामोश खड़े वसी को मुखातिब किया, मेरे ख्याल में तुम आइंदा मेरी संगत का एजाज़ हासिल करने से परहेज़ करोगे, क्योंकि यह हम सब के हक़ में बेहतर होगा। उसने चुपती हुई जिस्मोजां को छेद देने वाली नज़रों से यावर को देखा और बाहर निकल गई। यावर के दिल में एक टीस सी उठी थी। ऐसी ज़ख्मी निगाहें क्यों थीं? उसकी उन नज़रों में कोई जज्बा नहीं था, ना मोहब्बत ना नफ़रत, बस हमेशा की तरह सिर्फ एक चैलेंज था। अलल ऐलान मुकाबले की दावत और जीत जाने का दावा। हर सौदो ज़यां से बेनियाज़ होकर महज यावर को हराने का अज़्म। यावर के दिमाग में एक जमाका सा हुआ। क्या वो मुझसे मुकाबला करने की कोशिश में इस कदर आगे निकल आई है कि मुझे अपना हरीफ समझने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह तो वो सिर्फ तबाहियों को अपना मुकद्दर कर लेगी। अबीर, जो सवाल तुमसे किया जा रहा है उसका जवाब दो। साजिद अली ज़्यादा देर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। उनके धारने का अबीर पर मुतलिक कोई असर नहीं हो रहा था। आहिस्ता बात कीजिए अब्बू, मैं आपसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीख सकती हूँ। उसका लहजा बहुत सख्त था। साजिद का हाथ बेइख्तियार उठा, मगर फ़िज़ा में ही मौलिक रह गया। क्यों रुक क्यों गए? मारिए मुझे, आप भी अपने दिल की हसरत पूरी कर लीजिए। वो इसी तरह अपनी जगह पर जमी हुई थी। अरे साजिद, खुदा के लिए इसके मुँह मत लगे, इंतहाई गुस्ताख और नाफरमान लड़की है। आसमा बाकायदा उसको कोसते हुए साजिद से मुखातिब हुई। इससे सिर्फ ये पूछें कि इसे यावर का रिश्ता क्यों नामंजूर है। ये कौन होती है मंजूर या नामंजूर करने वाली? ये फ़ैसला बाबा जान का है, मेरा है, और बाप होने के नाते मुझे हक़ है। मैं जहाँ चाहूँ इसका रिश्ता तय कर सकता हूँ। उनका लहजा कतई था। अबीर एक जहरीली हंसी हंसती। बहुत खूब, बाप होने के नाते। बाय द वे, बाप होने के नाते आपने अपने कौन से फ़राइज़ अदा किए हैं जो अपना हक़ वसूल कर रहे हैं? वालिद मोहतरम, अपने हक़ की भेंट उन बेज़बान बकरियों से मांगिएगा जिन पर कुछ खर्च किया है आपने।
میں آپ کی مکروس نہیں ہوں، نہ محبت کی، نہ شفقت کی اور نہ ہی مروت کی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ مجھے یاور کا رشتہ کیوں منظور نہیں، تو بات بالکل سیدھی اور صاف ہے کہ مجھے کسی کا رشتہ منظور نہیں، نہ یاور نہ ہی XYZ، کوئی اور۔ ویری سمپل۔ اس نے نہایت لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور جانے کے لیے پلٹ گئی، اور ہاں، اس نے جاتے جاتے رخ پھیر کر ایک نظر ان دونوں کے ساکت وجود پہ ڈالی۔ آئندہ مجھے چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں تک تو میں آپ لوگوں کی برداشت کی حدود پہ تھی، مگر شاید اس کے بعد وہ حد پار کر جاؤں، سو پلیز بی ویری کیئرفل، وہ انتہائی باغی لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی آسماں؟ ساجد بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئے، مگر لہجے کی شکستگی بالکل عیاں تھی۔ چھوڑیں ساجد، ابھی اس بات کو دبا رہنے دیں۔ آسماں نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فرحین کی شادی سے فارغ ہو کر اس سے نپٹ لیں گے، وہ بہرحال ہماری بیٹی ہے، ہم سے جیت نہیں سکے گی۔ لیکن اس کا انداز مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ساجد کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں اور انداز بڑبڑانے کا سا تھا۔ آسماں ایک گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ عبیر آپی، فرح کی زوردار آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ وہ خوشی کے مارے بے اختیار ہی اس سے لپٹ گئی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، عبیر نے آہستگی سے کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ اللہ، کتنا مزہ آئے گا، خاک مزہ آئے گا، اتنی شدید سردیوں میں سحری میں اٹھنے کا سوچ کر ہی جان جاتی ہے۔ وسیع اور دوسرے لوگ بھی نیچے آ گئے تھے۔ آپ تو نہ بولا کریں وسیع بھائی، ہیرا نے ناک چڑھائی۔ بالکل نکمے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ بات ہے۔ وسیع کو اپنا لقب بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اب دیکھنا میں کیسے چڑھاتا ہوں چچی جان کو، کہ تمہارے امتحان نزدیک ہیں، اسی لیے وہ تمہیں روزے نہ رکھنے دے۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اللہ نہیں، ہیرا گھبرا گئی، اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ سوری وسیع بھائی، وہ سوری کر رہی تھی اور باقی سب مسکرا رہے تھے۔ عبیر آپی، آپ بھی روزے رکھیں گی نا؟ ثنا کو ان کی لڑائی میں دلچسپی نہ تھی، اسی لیے عبیر سے مخاطب ہوئی، جو کسی سوچ میں غرق ان لوگوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ دیکھ لیا، تمہاری آپی تو ہم سے ڈبل نکمی ہے۔ وسیع نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے ہیرا سے کہا تو وہ منہ بنا کے رہ گئی۔ جی نہیں، میری آپی بہت اچھی ہے، نکمے تو آپ ہیں، اس نے گویا نتائج سے بے خبر ہو کر کہا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی وہ تقریباً 2 بجے کالج سے واپس آئی۔ گاڑی کھڑی کر کے اتری تو بلا ارادہ ہی اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئیں۔ یاور پائپ ہاتھ میں لے کر اپنی عزیز ترین گاڑی کی دھلائی میں مصروف تھا۔ شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھائی ہوئی تھیں، جینز کے پائنچے فولڈ ہونے کے باوجود تربتر تھے اور وہ بہت مگن انداز میں گال بند کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ عبیر نے ایک گہرا سانس لے کے پچھلی سیٹ میں پڑا بیگ اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور پھر سیٹ پر رکھا ریکٹ اٹھا کر دروازہ بند کیا اور واپس پلٹی۔ اس کی نظر پھر یاور کی طرف اٹھ گئی، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ عبیر نظروں کا رخ بدل کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج تک ان دونوں میں براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عبیر نے کمرے میں آ کر بیگ ایک طرف ڈالا، جوتے موزے اتار کر رکھے، وارڈروب میں سے ڈریس نکال کر باتھ روم میں فریش ہونے کے لیے گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے برآمد ہوئی اور تولیے سے بال جھٹکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس، اس نے مصروف انداز میں بالوں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ عبیر آپی، آپ کھانا کھائیں گی؟ فرح اندر داخل ہوئی۔ نو تھینکس، وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف بڑھی اور نیم دراز ہو گئی۔ کیوں؟ فرح حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے بس، ہر بات میں کیوں مت کیا کرو تم لوگ۔ اس نے تکیہ گھسیٹ کر سر کے نیچے رکھا۔ ویسے تمہارا تو روزہ ہوگا نا؟ اس نے فرح کے چہرے کی طرف دیکھا جو لمحہ بھر پہلے بالکل فریش تھا۔ جی، آج تو سب کا ہی روزہ ہے، ثنا اور ہیرا کا بھی۔ اس نے بیڈ پر دراز لائٹ گرین کاٹن کے سوٹ میں ملبوس عبیر کو دیکھا۔ عبیر کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے برگر کھا لیا تھا۔ وہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھ گئی تو فرح خاموشی سے باہر نکل گئی۔ عبیر نے آگے بڑھ کر کھڑکی پر پڑا دبیز پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ سامنے ہی ذرا فاصلے پر یاور اپنی گاڑی کسی کپڑے سے خشک کر رہا تھا۔ کس قدر باضابطہ اور باقاعدہ زندگی ہے اس شخص کی، ہر لمحہ مصروف، ہر لمحہ مگن۔ بلکہ یہ کیا، اس گھر میں تو سبھی کی زندگی ایک خاص قاعدے کے مطابق گزرتی ہے، اگر بے ربط ہے تو بس میری زندگی۔ اس نے بیزاری سے کھڑکی بند کی اور پردہ برابر کر کے واپس آ گئی۔
कोई फ़र्द भी मुझसे मैच नहीं करता। किस कदर मिसफिट हूँ मैं यहाँ, मगर कोई मेरे अंदर बर्पा महशर से आगाह नहीं हो सकता, मेरे वालिदैन भी नहीं। उसके ख़याल की रो अपने माँ बाप की तरफ मुड़ी। मेरे माँ बाप जिन्होंने सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश में 6 बेटियाँ तो पैदा कर लीं, मगर परवरिश किसी एक की भी नहीं कर पाए। सब की सब डरी सहमी कॉम्प्लेक्स का शिकार, अपने वजूद के होने पर शर्मिंदा। चलो कम से कम उन्हें ये यकीन तो हासिल रहा कि उनके पास एक ठिकाना है, नाम का सही मगर बाप का साहिबान तो उनके सरों पर रहा है। मैं तो इस एतमाद से भी महरूम रखी गई। हर लम्हा गैर तहफ़्फ़ुज़ और बेसाहिबा महसूस करती थी खुद को, और आज जब मैं ऐसे हर एहसास से छुटकारा पा चुकी हूँ जो मुझे कमज़ोर लोगों की सफ़ में शामिल करता है, तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि मैं उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की भीख मांगूँ? जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत थी तो उन लोगों ने मुझे एक नाकारा पुर्जे की तरह अलग कर दिया। तो फिर आज मैं किसी बर्ते पर ये गवारा कर लूँ कि ये लोग मुझे इस्तेमाल करें। मैं क्यों इन लोगों के सामने सर झुकाऊँ? उसकी बेजारी गुस्से में तब्दील होने लगी तो वो आंख बंद करके लेट गई। अरे वाह, कितना मज़ा आएगा ना। लाउंज में दाखिल होती अबीर के कानों में फराह का खुशी से भरपूर जुमला सुनाई दिया। यावर भाई, हम लोग वापसी में आइसक्रीम भी खाएंगे। नीलोफर ने प्रोग्राम तरतीब दिया। अरे अबीर, तुम भी चल रही हो हमारे साथ? नीलो की नज़रें टीवी ऑन करती हुई अबीर पर पड़ी थी। कहाँ? वो रिमोट उठाकर सोफे पे बैठ गई। शॉपिंग के लिए भाई, उसने कहा तो वो हंस पड़ी। मैं तो समझी थी कि पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा है। शॉपिंग करने के लिए इतने सारे टब्बर के साथ जाना ज़रूरी है क्या? उसके अंदाज़ पर सबके चेहरे उतर गए। और वैसे भी मुझे तुम लोगों की तरह गार्ड्स की ज़रूरत कतई नहीं है। उसने सर तिरछा करके एक नज़र यावर पे डाली। अच्छा, तो फिर तुम लोग 7 बजे तैयार रहना। जो नहीं जाएगा फिर दोबारा उसके लिए प्रोग्राम नहीं बनेगा। उसे नज़रअंदाज करके यावर ने उन लोगों को मुखातिब किया तो वो होंठ सुकेड़ कर सर हिलाने लगी। अंदाज़ सरासर मजाक उड़ाने वाला था। ये तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो बहुत मगन अंदाज में की चेन हिलाते हुए बाहर निकल रही थी। जब ही साजिद अली की कड़कती आवाज़ पर ठहर गई। तारिक रोड, वो बहुत इत्मीनान से बोली। आधी रात को तुम इस तरह अकेली घर से नहीं जा सकती। उन्होंने फैसला सुना दिया। अव्वल तो ये कि अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं, रात अभी शुरू हुई है, और फिर आपके घर के दीगर अफराद भी वहीं गए हुए हैं, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? वो गुस्सा जब्त कर रहे थे। बिल्कुल बेकार सवाल है, मैं जा रही हूँ। वो जाने के लिए पलटी तो शोर की आवाज़ पर कमरे से बरामद होने वाली आसमां धक से रह गई। अबीर, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम इस वक्त घर से बाहर नहीं जाओगी, और अगर चली गई तो, उसने गोया उन्हें चैलेंज किया, तो वापस नहीं आओगी। उनके सर्द लहजे पर आसमां कपकपा कर रह गई। इससे ज़्यादा तवक्को आपसे और क्या रखी जा सकती है वालिद मोहतरम? बस यही उम्मीद पूरी होनी बाकी थी। खुदा हाफिज़। आसमां के कुछ कहने से पहले ही वो तेज़ी से मुड़ी और अपनी कार में जन करके बाहर निकल गई। पता नहीं कितनी देर तक वो यूं ही बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाती रही। शदीद गज़ब से उसके दिमाग की रगें फटती हुई महसूस हो रही थीं। ओह! एक झटके से उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। अगर एक लम्हे की देर भी हो जाती तो उसकी गाड़ी सामने से आती कार से टकरा जाती। चलो बाहर निकलो, हरी अप। अभी वो संभलने भी नहीं पाई थी कि सामने वाली गाड़ी से निकलने वाले एक लंबे तड़ंगे शख्स ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक झटके से उसका बाजू खींचकर उसे नीचे उतार दिया। क्या बदतमीज़ी है! वो बुरी तरह चीख कर रह गई। शट अप, ज़्यादा बकबक नहीं। उसने एक झटके से अबीर को पीछे धकेला। क्या कर रहे हो तुम लोग? इस तरह मेरी कार नहीं ले जा सकते। वो बौखला कर आगे बढ़ी। बस चुप, उसने गुर्रा कर कहा, और अगले ही लम्हे उसके हाथ में चमकता हुआ रिवॉल्वर था। अबीर गंग सी रह गई। शुक्र करो तुम्हें छोड़े जा रहे हैं। उसकी खबासत से चमकती आंखें अबीर की हथेली नम कर गईं। वैसे हो बहुत बहादुर, फिर मिलेंगे। वो गाड़ी में बैठकर जन से गाड़ी उड़ा ले गया। खुदा ना करे। वो बुड़बुड़ा के रह गई। अब क्या करूं? वो पैदल ही चलने लगी। चीखने चिल्लाने या शोर मचाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी लोग अंधे बहरे तो नहीं थे। न जाने कितने लोगों ने देखा और अनजान बनकर आगे बढ़ गए। ओ गॉड, क्या करूं? वो चलते चलते थक कर एक बेंच पर बैठ गई। रात के साथ सर्दी भी बढ़ रही थी और भूख भी लग रही थी। सुंदरा सुंदरा लड़की है, सुंदरा। 2-3 मिली जुली आवाज़ें उसके कानों से टकराईं तो उसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया और सर्दी के बावजूद पेशानी अर्क आलूद होने लगी। आम हालात में वो ऐसे लड़कों का दिमाग 2 मिनट में दुरुस्त कर सकती थी, मगर इस वक्त थकन और भूख ने मिलकर उसको बेबसी की इंतहा पर पहुंचा दिया था। हेलो, आई एम बॉबी। व्हाट इज़ योर प्रीटी नेम?
وہ بہت کم عمر لڑکے تھے، زیادہ سے زیادہ میٹرک میں ہوں گے، اور وہ ایسے لڑکوں کو ڈیل کرنا جانتی تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خود اعتمادی اور بے باکی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ وہ سختی سے ہونٹ بھینچتے، دانتوں پر دانت جمائے سر نیچا کیے بیٹھی رہی۔ اسی وقت کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پہ پڑیں اور کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا۔ کیا پرابلم ہے بھائی؟ انتہائی سخت لہجے پر وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ رات کے 12 بجے اس طرح اکیلی پھرنے والی لڑکی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصیلے لہجے میں مخاطب تھا۔ عبیر اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو گھر چلو۔ وہ مڑ کر آگے بڑھا۔ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ وہ کسی خیال کے تحت پلٹا۔ عبیر اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یاور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ عبیر؟ اب کے اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ اب کے بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ یاور نے ایک انگلی اس کے ماتھے پر رکھ کر سر پیچھے دھکیلا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر یاور کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ چلو خیر ہوئی کہ صرف گاڑی ہی گئی ہے۔ اس نے انگلی عبیر کے ماتھے سے ہٹائی۔ گاڑی تو انشورڈ تھی، مگر تم انشورڈ نہیں ہو۔ اب مزید وقت ضائع مت کرو، میں پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اٹھ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دیکھو عبیر، میں ہمدردی جتانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ خود ہی آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا پڑے گا۔ وہ تل ملا کر گاڑی سے اترا، مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ دیکھو عبیر، مجھے پتا ہے کہ یہ تمہاری انا کا مسئلہ ہے، تم ہار نہیں سکتی، مگر اس وقت صرف میری خاطر گھر واپس چلو۔ تم یقین کرو کہ میں اس وقت اس قدر تھک چکا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسی سڑک پر لیٹ کر سو جاؤں۔ وہ اس قدر بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ عبیر چپ چاپ اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ تمہیں اپنی سطح سے بہت نیچے آ کر مجھ جیسے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے تمہیں جتنا برا بھلا کہنا ہے یہی مجھے کہہ لو۔ میرا وعدہ ہے کہ ایک لفظ جواباً نہیں کہوں گا، مگر خدا کے واسطے۔ یاور نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ گاڑی ایک لمحے کو لہرائی تو اس نے جلدی سے سنبھال کر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس وقت گھر جا کر بالکل خاموش رہنا۔ حالانکہ تمہاری اس حرکت پر تمہیں ایوارڈ سے نوازنا چاہیے تھا، مگر کیا کریں، ہمارے گھر کے لوگ جینیس اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھکن اور بیزاری کی عکاسی کر رہا تھا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ یاور نے خاموش بیٹھی عبیر کے زرد پڑتے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر تم نے تو پتہ نہیں اپنی زندگی کو کیا بنا لیا ہے۔ نہ ڈھنگ سے کھاتی پیتی ہو، نہ کسی سے بات چیت کرتی ہو، اور پھر سارا دن خواہ مخواہ کے غصے اور ضد میں رہتی ہو۔ مرنا ہی ہے تو زہر کھا کر مر جاؤ، کم از کم آسان موت تو ہوگی نا۔ عبیر نے چونک کر یاور کی شکل دیکھی۔ بریکٹ، اتنی فکر ہے اسے میری؟ اس طرح مت دیکھو، مجھے تم پر ترس بالکل نہیں آ رہا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ خوش قسمت ہو کہ یہ دکان کھلی ہوئی ہے، ورنہ تو آج یقیناً۔ یاور بڑبڑاتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برگر لے کر واپس آیا۔ عبیر سردی کی شدت سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ لو پکڑو، بغیر کسی بحث کے اسے کھا لو، گھر میں تمہارے لیے خوان نہیں سجے ہوئے۔ برگر کا ڈبہ اس کی گود میں ڈال کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بھوک کی وجہ سے عبیر کا سر چکرا رہا تھا، مگر کھانے کی چیز کو دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر ڈیش بورڈ پر ڈال دیا اور رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی، اور یاور نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ سنو عبیر، اس نے پکارا تو عبیر پلٹے بغیر رک گئی۔ ہم دونوں فرسٹ کزنز ہیں، بہت قریبی رشتہ داری ہے ہماری۔ اس کے بعد ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی یقیناً بن سکتے ہیں، مگر اس سے آگے کسی بات کو اپنے حواسوں پر سوار کر کے ضد اور ہٹ درمی مت دکھایا کرو، کیونکہ جس طرح تمہیں پسند نہیں کہ کسی کو زبردستی تمہارے سر پر مسلط کیا جائے، بالکل اسی طرح مجھے بھی پسند نہیں کہ مجھے زبردستی کسی کے سر پر مسلط کیا جائے۔ اور یہ یقین کر لو کہ میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ عبیر ویسے ہی بیٹھی تھی، گویا یہ یقین ہو کہ وہ مزید کچھ کہے گا۔ مجھے ناصح بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر آج کے واقعے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تم سے یہ باتیں کہوں۔ یہ دنیا انسانوں کا جنگل ہے عبیر، تم اپنی پناہ گاہ سے نکلو گی تو ہزاروں خون آشام درندے تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ تم اپنے سارے مسائل گھر کے اندر رہ کر نپٹا سکتی ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر اعتماد تو کرو۔ تمہارے اندر جو الجھنیں ہیں، جب تک انہیں بیان نہیں کرو گی کوئی کیسے سمجھے گا؟ اس شہر میں لوگوں کے پاس وقت یوں بھی بہت کم ہے۔ جب انہیں اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا تو بھلا کسی اور کو سمجھنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم کسی سے کچھ نہ کہو۔ یہ زندگی کسی فلم یا ناول کی کہانی نہیں ہے
जिसमें हर कोई हर किसी की बात अस खुद समझ जाता है। स्लोमो लगाकर इजहार मोहब्बत किया जाता है और सैड सॉन्ग्स लगाकर इजहार गम। वो एक लम्हे को रुका, जैसे अल्फाज को तरतीब दे रहा हो। ज़िंदगी की हकीकतों को समझो अबीर, तुम अभी बहुत छोटी हो और उम्र के इस दौर से गुजर रही हो जहाँ ज़िंदगी में जज्बात सबसे अहम होते हैं। इसीलिए इस उम्र में लोग आम तौर पर अपनी ज़िंदगी से मायूस और तकदीर से शाकी होते हैं। मैं तस्लीम करता हूँ कि जज्बात बहुत अहम होते हैं, मगर सबसे अहम हरगिज़ नहीं होते। मेरी बातों पर ठंडे दिलो दिमाग के साथ गौर करना और इस कदर बोल्डनेस का मुजाहरा फिर कभी मत दिखाना प्लीज़। यावर दरवाज़ा खोल कर उतर गया। वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए थे। बस उतर गया भूत? आसमां उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। प्लीज़ चाची, इस वक्त बात मत बढ़ाइए। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बात हमेशा गलत मौके पर शुरू करते हैं। अबीर तुम जाओ। उसने इस अंदाज में बात की थी कि सभी खामोश हो गए थे। अबीर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई, मगर कमरे से बाहर निकलने से पहले दीवार पर हाथ रख कर मुड़ी। यावर, मुझे ज़िंदगी में आज तक किसी ने इतनी बातें नहीं सुनाई हैं। गो के जवाब में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी अ बंडल ऑफ थैंक्स। वो पलट कर अंदर चली गई। मैं भी अंदर आ जाऊं? अबीर की आवाज़ पर वो सब चौंक कर सामने देखने लगे। सुर्ख और नींद से बोझल आंखों के साथ अबीर सामने खड़ी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अबीर। नीलो सबसे पहले खुद पर काबू पाने में कामयाब हुई थी। वो धीरे धीरे चलती हुई उन लोगों के दरमियान बैठ गई। यानी फरहीन आपी को एक अदद पराठा ज़्यादा बनाना होगा। वसी ने गोया फरहीन के गम को शिद्दत से महसूस किया था। आपी रोज़ा रखेंगी? सना कमरे में दाखिल होते ही चीख पड़ी तो वो मुस्कुरा कर रह गई। यावर ने बड़े ध्यान से उसे देखा था। स्याह रंग की गर्म शॉल लपेटे हुए सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसने यूं ही सर उठाकर एक नज़र उसे देखा, फिर बाकी सबका जायज़ा लिया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और फिर उसकी नज़रें आसमां और साजिद अली के चेहरों पर रुक गईं। सपाट और बेतासुर चेहरे। शायद वो दोनों ही उसे माफ़ करने पर राज़ी नहीं थे। ब्रैकेट, लेकिन माफ़ तो मैंने भी नहीं किया है आप लोगों को। उसके दिल में हौक उठी और बिला इरादा ही यावर की तरफ देखने लगी। वो बहुत गौर से उसका जायज़ा ले रहा था। उसके देखने पर आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया, गोया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। वह लब भींच कर नज़रों का रुख बदल गई। फिर उन लोगों ने बहुत अच्छे माहौल में सहरी की, हल्का फुल्का और हंसता हंसाता माहौल। अबीर को शायद पहली बार उन लोगों के दरमियान बैठना अच्छा लगा था। अबीर, मैं सुबह गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। यावर ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए अबीर को मुखातिब किया, मगर ये याद रखना कि तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगे। अबीर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ये काम खुद भी कर सकती हूँ। पुलिस स्टेशन मेरे लिए कोई अनजाना लफ्ज़ नहीं है। मैं हर किस्म के हालात में डील करना जानती हूँ। वो अपने मखसूस अंदाज में कह रही थी, मगर ये बात सब ने महसूस की कि उसके लहजे में वो आग नहीं दहक रही थी जो दिलों को जलाकर राख कर दिया करती थी। अबीर आपी, आप पुलिस स्टेशन जा चुकी हैं? फराह बे इख्तियार ही पूछ पड़ी थी। हाँ, उसने मुख्तसरन कहकर कॉफ़ी का कप ट्रे में रखा। कब? फराह ने पूछा तो सब ही मतवज्जा होकर उसे देखने लगे। जब मैं नानू के घर में थी, उस वक्त मैं मैट्रिक में थी और मैंने नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी। मेरी कार से एक शख्स ज़ख्मी हो गया था। बात इतनी सीरियस नहीं थी जितनी लोगों की तकरार ने बना दी थी। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई थी, मगर सब कुछ मैंने खुद हैंडल किया था। मामू और मामी को तो खबर भी नहीं होने दी थी मैंने। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी, मगर मैंने वहाँ भी सबको तन्हा डील किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये इतला मामी को मिल गई तो मेरी बहुत इंसल्ट की जाएगी। आसमां के हलक में नवाला अटकने लगा। ब्रैकेट, इंसल्ट? और तुम्हें पता है फरहा, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई लावारिस और यतीम बच्ची हूँ। उस दिन मुझे ये यकीन हो गया था कि मुझे अकेला रहना है और मैं अकेली रह सकती हूँ, और मेरा ये यकीन हर लम्हा पुख्ता हुआ है। मुझे तन्हा जीने में मज़ा आने लगा था, और जब मैं उस तन्हाई और अकेलेपन की आदी हो गई हूँ तो अब हर लम्हा मुझे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। वो मजरू मुस्कुराहट के साथ साजिद की तरफ देख रही थी। सॉरी, मेरी वजह से हमेशा तुम लोगों का मूड ख़राब हो जाता है। वो सबके खामोश चेहरों को देखती हुई उठ खड़ी हुई। बेडरूम में वापस आने के बाद कितनी ही देर वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे। साजिद, क्या वाकई हमारा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है? आसमां ने कमरे में टहलते हुए साजिद को मुखातिब किया। पता नहीं, शायद, वो मुस्तरिब से अंदाज में बोले थे। मगर इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं, आप या बाबा जान? उन्होंने सवाल किया तो साजिद रुक कर उन्हें देखने लगे। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे ख्याल में हम तीनों ही कसूरवार हैं। आसमां ने बात जारी रखी।
इस खानदान की रवायात में से एक रवायत ये भी है कि औरत के वजूद को कमतर समझा जाए, उसे तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की बजाय घुटा हुआ माहौल दिया जाए। औरत की ज़ात पर सारे हकूक़ तो आप लोगों को असपर हैं, मगर फ़र्ज़ को याद नहीं रहता। मसलन साजिद चटक कर रह गए। क्या फ़र्ज़ अदा नहीं किया मैंने? क्या क्या पाबंदियाँ आयद हुई हैं तुम लोगों पर? हाँ ठीक है, बज़ाहिर कोई पाबंदी आयद नहीं की है आपने, मगर आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ एक मशीन की तरह किया है। क्या जज्बात और एहसासात की कोई अहमियत नहीं होती? सारे रिश्ते अपनी जगह मुसल्लम होते हैं, मगर अपनायत का इजहार उनके होने का यकीन दिलाता है। क्या आप समझते हैं कि आपने अपनी औलाद की बेमिसाल परवरिश की है? आपकी कोई एक बेटी भी इस फ़ख्र के साथ ज़िंदा नहीं है कि आप उससे बेअंदाज़ा प्यार करते हैं। तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ? सुबह से शाम तक बाहर झक नहीं मारता हूँ, उन्हीं की बेहतर मुस्तकबिल के लिए मगज़मारी करता हूँ। वो बुरी तरह भड़क गए थे, तो आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। औलाद पैदा करना कोई मुश्किल नहीं होता साजिद, उनकी सही तरबियत और उन्हें बाशऊर बनाना भी वालिदैन के फ़राइज़ में शामिल है। क्या आपकी कोई औलाद भी बाएतमाद और बाशऊर है? और अबीर के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। वो तो आपके मुंह पर कह चुकी है कि आपका उस पर कोई हक नहीं है। उनके अंदर जैसे कोई तूफ़ान था जो राह पा गया था। बेकसूर तो तुम भी नहीं हो आसमां, तुम तो माँ थी उसकी, फिर भी कभी नहीं समझ पाई उसके दुख को। जो बातें आज तुम मोहतसिब बनकर कर रही हो, वही कल नासे और दोस्त बनकर भी तो कर सकती थी। कम अज़ कम इतने पछतावे तो साथ ना होते। उनकी दुख भरी आवाज़ पर आसमां का सर झुक गया। हाँ मैं मानती हूँ, मगर अबीर की पैदाइश पर जो रुपया आपने मेरे और उसके साथ जो रवैया आपने मेरे और उसके साथ रवा रखा था, उसने मुझे बहुत खौफज़दा कर दिया था। मुझे लगता था कि उसकी वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। मेरा ख्याल था कि जब जब आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, आपके दिल में औलादे नरीना की कमी का एहसास शिद्दत से होगा। इस अनजाने खौफ की लपेट में आकर मैंने हमेशा अबीर को खुद से दूर रखा, मगर माएँ तो बहुत बेखौफ होती हैं। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी ज़रा सी गफलत ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया। वो बहरहाल मर्द थे, अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय सारा बोझ आसमां पर डालकर बरी होना चाहते थे। हाँ मुझे अंदाज़ा है, शुरू में मैंने आपके खौफ से उसके वजूद से गफलत बरती, और बाद में अपनी आसानी के लिए वह खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रही थी। अबीर के सिर्फ 1.5 साल बाद ही तो फ़रा आ गई थी। मुझे मौका ही नहीं मिला कि उसकी तरफ तवज्जो दूँ। फिर यके बाद दीगरे सना और हीरा की पैदाइश ने मुझे इस कदर बौखला दिया था कि मैं उसके वजूद को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। और फिर आपने भी तो कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला कि उसे वहाँ से ले आओ, बल्कि कभी बीमारी की वजह से मैं उसे अपने पास ले आती तो आप तंग आकर यही कहते थे कि यह हम लोगों के पास नहीं रहना चाहती है, उसे नानी के पास ही छोड़ आओ। आपने कब ये तासुर दिया कि आपको अबीर का वहाँ रहना पसंद नहीं? आपने कब उसे खुद से मानूस करने की कोशिश की? आसमां की आवाज़ भरा गई। बहरहाल जो हो गया, अब उसे दोहराने से क्या हासिल, मगर अब हमें उसको ये एहसास दिलाना है साजिद कि हम उसको बहुत अजीज़ रखते हैं। उसकी बहुत सी आरज़ुएँ हम फरामोश कर चुके हैं, मगर एक ख्वाहिश अभी पूरी कर सकते हैं। वो रुक गई और साजिद की सवालिया नज़रों के जवाब में कहने लगी, वो फिर झिझक कर खामोश हो गई और साजिद एक नज़र उन पर डालकर किसी गहरी सोच में डूब गए। छत की दीवार पर हाथ टिकाए वो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे यावर के आने का एहसास भी नहीं हुआ। ईद में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है, तुम अभी से चांद तलाश कर रही हो? वो उसके करीब आकर पूछ रहा था। चांद नहीं, चांदनी तलाश कर रही हूँ, वो चौंके बगैर कह रही थी, जैसे किसी ख्वाब के ज़ेरे असर हो। अगर तुम्हें सिर्फ रोशनी से मकसद है तो भला चांदनी की क्या शर्त है? गुप्त अंधेरे में तो एक जुगनू से भी माहौल दमक उठता है। यावर ने उसे बगौर देखा। बाय द वे, इतनी सर्द और तारीक रात में छत पर खड़े होकर चांदनी तलाश करना सरासर हमाकत है। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, और जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अकेली रह सकती हूँ। अबीर ने यावर की बात काट दी। एक तो तुम्हारे इस जुमले से मुझे बुखार चढ़ने लगता है, मैं अकेली रह सकती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर यह हकीकत है कि इंसान अकेला कुछ नहीं है। अरे भाई, ये जो ढेरों लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, आखिर बनाने वाले ने कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना। यावर ने जैकेट की जेबों में हाथ डालकर कहा, पता नहीं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ, जबकि मैंने तो आज तक हर कदम पर खुद को तन्हा ही पाया है। एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं रहा मेरे साथ। एहसास मोहब्बत और चाहे जाने का मान तो बहुत दूर की बात है। वो रुकी। यावर खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे तो अपनी ज़ात हमेशा बेवक़्त और गैर अहम ही महसूस हुई है। इस घर में तो सुमेरा और फ़रहीन को भी कोई अहमियत हासिल नहीं रही है।
मैं तो खैर से तीसरी बेटी थी, अनवांटेड चाइल्ड। जिस तरह मुल्क का जाहिल और अनपढ़ तबका अपने घर का कूड़ा किरकट दूसरों के दरवाजे पर डालता है, बिल्कुल इसी तरह मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी नानी के घर फेंका था। उसके जहरीले अंदाज पर यावर सुन हो गया था। इतनी कड़वी बातें मत करो अबीर, उसने खुद को संभाला। तुम अपने हर ख्याल को दुरुस्त क्यों समझती हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम दूसरों के नज़रियात जानने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ एक तरफा फैसला करके मुतमईन हो जाती हो। तुमने कभी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश की? कभी अपने वालिदैन के एहसासात को झंझोड़ा? क्या मुझे यह हक हासिल रहा है? अबीर ने पलट कर उसी के अंदाज में पूछा। तुम जिस मुकाम पर खड़े हो वहाँ से ये दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आती है यावर, इसलिए तुम ये अक़वाले ज़री सुना सकते हो। इस घर में बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हस्ती है तुम्हारी, इसीलिए मेरे बारे में सिर्फ ज़री असूल नाफिज कर सकते हो, मेरे जज्बात नहीं समझ सकते हो। तुम तन्हाई का ऐसा जहर पिया है मैंने कि मेरी रगों में खून नहीं जहर दौड़ने लगा है। जूनियर क्लासेस में पेंसिल, रबड़ और स्कूल बैग जैसी हकीर ख्वाहिशात से नज़रें चुराई हैं मैंने। सीनियर क्लासेस में तरस जाती थी मैं कि कोई मेरी दिलचस्पियों के बारे में पूछे, मुझे आइंदा ज़िंदगी के बारे में सही तरीके से गाइड करे, मेरी कामयाबियों पर खुश होकर मेरा माथा चूमकर मुझे गुड लक कहे, मेरी नाकामी पर तंबीह करके साथ ही मेरा हौसला बढ़ाए। कोई नहीं था यावर, कहीं भी कोई नहीं था। फिर क्या मैं अपने फैसलों में दुरुस्त नहीं थी? वो खामोश खड़े यावर को देख रही थी। तुम अपने फैसलों में बिल्कुल दुरुस्त थी अबीर। साजिद की आवाज़ पर वो दोनों ही पलटे। फिर भी क्या तुम हमारी इस कोताही पर हमें माफ़ नहीं कर सकती? बात बिल्कुल गैर मतवक्का थी, वो साकित सी रह गई। इतनी आसानी से अब्बू? उसने जैसे खुद पर काबू पाया। सिर्फ माफ़ी मांगकर आप बरी होना चाहते हैं? क्या आप मेरे उन माहों साल का हिसाब दे सकते हैं जहाँ मैं आपके प्यार को तरसी? मैं तो आपसे सिर्फ इस हद तक शनासाई रखती थी कि मेरे तमाम सर्टिफिकेट्स पर वल्दियत के खाने में आपका नाम होता था, बस। क्या बाप का अपनी औलाद से सिर्फ यही ताल्लुक़ होता है? शफ़क़त, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, इन सब की कोई अहमियत नहीं होती? या सिर्फ औलाद नरीना ही उनकी हकदार होती है? उसके लहजे में काट थी। वो सब खामोश खड़े थे। तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की ज़्यादा हकदार तो लड़कियां होती हैं अब्बू। मगर आपके घर में न जाने कौन से मज़हब के कवानीन राइज हैं। वो रुख मोड़ कर सामने देखने लगी। तुम्हारी हर बात बिल्कुल दुरुस्त है, आसमा ने उसे मुखातिब किया, और हमारे पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम दोनों इसका अजाला करना चाहते हैं। अबीर, क्या तुम अपने वालिदैन को एक मौका नहीं दोगी? उनकी पस्त आवाज़ पर अबीर ने उनको देखा। ऐसी बातें मत करें अम्मी, यूं भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। गया वक्त लौट कर नहीं आता, मगर आने वाले वक्त के लिए मेरा आपसे वादा है कि मैं खुद को इस माहौल में डालने की कोशिश करूँगी, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेरी आदतें बहुत ज़्यादा पुख्ता हो चुकी हैं। वो आहिस्तगी से कह रही थी और आसमा ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। चलें साजिद, उन्होंने साजिद से कहा और ख़ुद नीचे चली गई। ये खूबसूरत मिलन मुबारक हो। उन दोनों के जाने के बाद खामोश खड़े यावर के होंठों में हरकत हुई तो वो मुस्कुरा दी। खुदा करे कि यह मुस्कुराहट सदा कायम रहे। वो बड़े खलूस भरे लहजे में मुखातिब था। अबीर, जिस रोशनी की तुम्हें तलाश थी वो तुम्हें मिल गई है। माना कि सब कुछ बहुत देर से हो रहा है, मगर रोशनी जब भी फैल जाए अंधेरे दूर हो जाया करते हैं। इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती। तुम रो रही हो? उसकी नज़रें अबीर के गालों पर फिसलने वाली बूंदों पर पड़ी तो वो चौंक गया। अबीर खामोशी से सर झुकाए आंसू बहा रही थी। अच्छा है, रोने से दिल का गुबार निकल जाता है, मगर काश मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकता कि तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। उसकी धीमी सी आवाज़ पर अबीर ने आंसू पूंछकर अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा। मुझे यकीन है यावर, मैं बहुत कठिन मुकामात से गुजर रही हूँ, मगर मैं रोने को बहुत बुज़दिली समझती हूँ। तुम यकीन करो कि खुदा के बाद आज पहली बार किसी इंसान के सामने मेरे आंसू बेइख्तियार हुए हैं। इस एजाज़ पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती का एक असूल होता है, नो सॉरी नो थैंक्स। उसने बहुत इत्मीनान से कहा तो वो हंस पड़ी। तुम दोस्ती किए बगैर मेरी जान नहीं छोड़ोगे? नहीं, वो मुस्कुराया। पता है अबीर, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ मांगी है। वो एकदम ही संजीदा हो गया। और आइंदा भी मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं चचा जान और दादा जान से बराह रास्त बात करूँगा। तुम्हें यकीनन कोई बेहतरीन लड़का मिल सकता है। अबीर ने चौंक कर उसे देखा। वो बहुत इत्मीनान से दीवार पर कोहनियाँ टिकाए आसमान की तरफ देख रहा था। ये ज़बरदस्ती के सौदे नहीं हुआ करते। तुम एक जीती जागती लड़की हो, पसंद नापसंद का हक रखती हो, और तुम्हारे ये हकूक़ तस्लीम किए जाने चाहिए।
اور میرے لیے اولین خوشی یہی ہوگی کہ تم خوش رہو ہمیشہ۔ عبیر بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، عبیر نے نظریں چرائیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہماری کلفیاں جم جائیں ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے، چلو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کیسا شخص تھا، اسے جگنوؤں بھرے راستے پر چھوڑ کر خود اندھیرے میں گم ہو رہا تھا۔ سنو یاور، عبیر کی آواز پر وہ پلٹا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ دوستی کا ایک اصول ہوتا ہے، نو سوری نو تھینکس، تو کیا پھر بھی مجھے تم سے سوری کرنا پڑے گی؟ کس بات کے لیے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ ہر اس بات کے لیے جس نے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عبیر بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یاور مسکرا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سنو تو۔ عبیر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب کیا ہے؟ یاور نے پھر اسے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ تمہیں ابو وغیرہ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بہترین لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی اور یاور کے دل کی دھڑکن ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ یعنی کیا؟ بس ایک کام اور کر دینا میرا، کہ ان لوگوں کو یہ بتا دینا کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا اور اب میں طریقوں سے باہر آ گئی ہوں۔ عبیر پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ عبیر، عید مبارک ہو۔ یاور کی بے تکی سی بات پر وہ حیرت زدہ ہو کر مڑی تھی۔ عید؟ ہاں، میری تو عید آج ہی ہو گئی ہے نا۔ اس کا چہرہ ان گنت خوشیوں سے جگمگا رہا تھا اور عبیر ہنستے ہوئے پلٹ گئی۔ کس قدر روشنی ہو گئی تھی ہر طرف، اور جیسے رنگ و روشنی کی برسات میں اس کی ساری شکایتیں دھل رہی تھیں، ساری مایوسیاں ختم ہو رہی تھیں۔ میرے خدا، تیرا شکر ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کی آنکھیں احساس تشکر سے بھیگنے لگی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول، ایک جگنو ہی صحیح۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔